हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। एक होगा हमारे पास लीनियर, दूसरा होगा सरफेस और थर्ड होगा वॉल्यूमेट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो कुलाम्स लॉ की हेल्प से किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बच्चों आर डिस्टेंस पे, वो आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम सीधे सीधे पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वहां पर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करना होगा, तो बच्चों बात करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, चाहे वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम वाला हो, हम क्या करेंगे उसके अंदर एक एलिमेंट्री चार्ज सेलेक्ट करेंगे। उस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस एलिमेंट्री चार्ज के कारण हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है उसको मान सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल आप सेलेक्ट करोगे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बस बच्चों ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम वहां पे जाएंगे कंपोनेंट मेथड में। ठीक है, दो कंपोनेंट निकालेंगे, किसके अलोंग निकालेंगे, किसके परपेंडिकुलर निकालेंगे बच्चों, ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे और हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमें आंसर चाहिए होगा। हो सकता है इस मेथड में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन अप्लाई करने पड़े, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पड़े, और हो सकता है बहुत सारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों सिमेट्रिकल प्रॉब्लम आ जाए, और सिमेट्रिकल प्रॉब्लम बड़ी आसान प्रॉब्लम होती है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि मेरे पास बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब है ये वो रिंग होगी जिसके हर पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम होगी, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बात कर रहे हैं आज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पर, सॉरी किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट होगा उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें। और बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो बच्चों ये मान लो मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फैला दिया इसकी लेंथ के अलोंग, सरकमफेरेंस के अलोंग। और हमें करना क्या है, इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग के कारण। तो मान लो ये रिंग बच्चों वाईजेड प्लेन में है। वाईजेड प्लेन में अगर ये रिंग है तो इस रिंग का जो एक्सिस बनेगा वो बनेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर मेथड की बात करें तो उस मेथड को दिमाग में हम अप्लाई करेंगे कि इस रिंग की बात करें तो रिंग एक्चुअली क्या है, रिंग पर जो टोटल चार्ज आ रहा है सरकमफेरेंस के अलोंग आ रहा है, उसको मैं ऐसे मान सकता हूँ इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यानी इस रिंग पर छोटे 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 पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। उन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबका वेक्टर सम करना है, यानी इंटीग्रेशन में जाएंगे। चलो मैंने क्या किया बच्चों, इस रिंग पर मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया, एज्यूम कर लिया। मान लो मैंने यहां पर बच्चों, यहां पर टॉप पोजीशन पर एक एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम कर लिया, एलिमेंट्री लेंथ एज्यूम कर ली। सपोज इस पार्ट की लेंथ है बच्चों डीएल, तो हमने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। ठीक है, इस डीएल लेंथ पर हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया है, देखो चार्ज ऑन एलिमेंट। ठीक है, हमने डीएल लेंथ का जो एलिमेंट लिया है, सपोज उस पर बच्चों चार्ज डी क्यू है। उस चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे,
लीनियर डेंसिटी लैम्डा मैंने एज्यूम कर लिया रिंग के लिए और मल्टीप्लाई कर देंगे डीएल से। तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने तीनों टाइप की डेंसिटी डिस्कस की थी। अब डीक्यू की बात करें तो डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस प्रॉब्लम में पहले से गिवन है बच्चों की इस रिंग को जो टोटल चार्ज दिया है वो है कैपिटल क्यू और रेडियस है कैपिटल आर। तो रिंग की जो टोटल लेंथ आएगी वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगी 2 पाई आर होगी। तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। रिंग की टोटल लेंथ बच्चों 2 पाई आर हो गई, तो ये बन जाएगा लैम्डा। और डीएल से मल्टीप्लाई करते बच्चों आपको मिल जाएगा ये डीएल लेंथ का जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया उस पर कितना चार्ज आने वाला है, इसको हम बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया इस पर जो चार्ज आ रहा है बच्चों वो चार्ज डी क्यू है, ठीक है। तो डीएल लेंथ पर चार्ज डी क्यू एज्यूम कर लिया। तो एक तरह से ये जो मैंने एलिमेंट्री पार्ट लिया है बच्चों ये बन जाएगा पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। चलो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो बच्चों पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमको करना क्या पड़ेगा, तो देखो इस एलिमेंट, तो देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, उस चार्ज से दूर क्यों होता है। तो पॉइंट पी पर इस डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है बच्चों वो ये आएगी अवे फ्रॉम डी क्यू टुवार्ड सोर्स चार्ज। क्लियर है बच्चों। चलो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया डी क्यू, सॉरी डी, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको नाम दे दिया डी। तो डी का मतलब हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। अब इस पॉइंट चार्ज डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए इस पॉइंट चार्ज और पी के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है और इस एलिमेंट्री चार्ज की इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस आएगी वो बच्चों आएगी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले में होता था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, छोटा आर। तो यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, तो उसका फॉर्मूला हमेशा होता है बच्चों के, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड। चाहो तो डी क्यू की वैल्यू भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो के हो गया हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू थी मेरे पास लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएल। डी क्यू चार्ज की वैल्यू है लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू रख दिया क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो चाहो तो एक साथ पहले रख दो। तो देखो यहां पर आएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे क्योंकि लैम्डा यहां पर कांस्टेंट है। तो लैम्डा हो जाएगा ये डीएल हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बड़ा आसान सा है, लेकिन यहां पर हम एक एलिमेंट्री चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि इस रिंग पर जितने भी हमने एलिमेंट्री चार्ज सेलेक्ट करने हैं, एज्यूम करने हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है पॉइंट पी पर, उसके बाद देखेंगे। अब आप देखो यहां पर आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, जैसे कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो उस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में नहीं आने वाला है। यानी इस रिंग पर जितने भी आप एलिमेंट लोगे बच्चों, इस रिंग पर जितने भी एलिमेंट लोगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर अलग अलग डायरेक्शन में आने वाला है। यानी हम डीई को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डी को हम बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वैसे ये एक सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, तो इस सिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। सपोज बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर जो सबसे ऊपर इस टॉप रिंग के टॉप पॉइंट पर एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो इसके सिमेट्रिक एक और एलिमेंट ले लिया। सिमेट्रिक का मतलब है जस्ट अपोजिट पोजीशन पर ये एलिमेंट बच्चों मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
क्योंकि ये एलिमेंट मैंने सेम लेंथ का लिया है तो बच्चों इस पर चार्ज उतने होगा जितना ऊपर वाले पर था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये रिंग के सरकमफेरेंस से पॉइंट पी पर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, उस लाइन की लेंथ हमेशा आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स इस रिंग पर मैं कोई भी एलिमेंट लूं बच्चों, उस एलिमेंट की पॉइंट पी से डिस्टेंस हमेशा आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी को अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो देखो इसका इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि हमको ये पता चल गया बच्चों, हमको ये पता चल चुका है, मैंने ये जो एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ dl मानी है, तो चार्ज वैसे होगा जैसे ऊपर वाले पे। इसका मतलब इस एलिमेंट के कारण भी इस पॉइंट पी पर जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम आएगा, डी के इक्वल। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन बच्चों क्या है, अलग है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर जितने भी एलिमेंट लोगे तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्प्रेड हो रहे होंगे, स्प्रेड 3 डायमेंशन में एक कोन शेप बना रहे होंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैंने कोन ले लिया मान लो, ठीक है, उस कोन की सरफेस पर ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएंगे। तो इन सब का रिजल्टेंट, वैसे अगर आप देखो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इन सब का रिजल्टेंट बिल्कुल सिमेट्रिकली लाइन ओपी के अलोंग आने वाला है। ये तो अगर आपने वेक्टर अच्छी तरह से पढ़ा है वहां से आप कर सकते हो, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो ये अंदाजा लगाना सिखाया यहाँ पर कि जो इस रिंग के कारण पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ओपी के अलोंग आएगा, वो हमने वहां से बताया। लेकिन हमको प्रॉपर मेथड से करना है, तो देखो कैसे करें। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल थीटा होगा, मान लेते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये थीटा है तो ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ऊपर वाला थीटा होगा। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डिफरेंट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम कंपोनेंट मेथड में जाएंगे। ऐसा करते हैं कि सबसे बढ़िया है कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करता हूं अलोंग ओपी और ओपी के परपेंडिकुलर। अलोंग ओपी का मतलब है एक्स डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं और वाई के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाई वाली डायरेक्शन में एक बार बना देता हूं बच्चों। देखो वाई वाली डायरेक्शन ऐसे बना दी। यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व माने तोड़ना होता है, उससे हमें फायदे वाली चीज मिल सकती है। तो बच्चों अगर देखो ये एंगल थीटा किसके साथ है, एक्स का, तो इसका एक्स कंपोनेंट यानी रिंग की एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आएगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है, वाई डायरेक्शन मतलब रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आने वाला है वो आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, सेम नीचे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यानी इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो देखो इसका एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड में डी कॉस थीटा, और आ रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वाई कंपोनेंट आप देखो कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। तो पहले इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। इसका मैंने सिर्फ एक सिमेट्रिक पेयर लिया बच्चों, उस सिमेट्रिक पेयर के कारण पॉइंट पी पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको मैंने रिजोल्व कर दिया अलोंग एक्सिस और एक्सिस के परपेंडिकुलर। आप सिर्फ इस पेयर को ही देखो आप ध्यान से, तो इस पेयर के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उनका ओपी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होंगे बच्चों, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन ओपी के अलोंग एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे हैं बच्चों वो सपोर्ट करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। तो अगर इसी वे में सिमिलरली इसी तरह से आप डिफरेंट पेयर अगर आप लेते जाओ तो पता चलेगा सभी डिफरेंट पेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उनका ओपी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। यानी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट आ रहे होंगे सेम डायरेक्शन डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण जो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलोंग ओपी आएगा। आगे बात समझ में। अब इस रिंग पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसी वजह से पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अलोंग ओपी, अवे फ्रॉम रिंग। एक्सिस के अलोंग तो आएगा,
अवे फ्रॉम रिंग, और अगर इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग तो आएगा लेकिन टुवार्ड्स रिंग। क्लियर है? यहां से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो ओपी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, मींस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पर, किसी भी लाइन पे आप चले जाओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा ओपी के अलोंग। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड में। तो यहां हम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं आपके लिए, यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ओपी कैंसल ईच अदर। बस वो डायग्राम से क्लियर नजर आ रहा है, कैंसल ईच अदर। ठीक है, वाइल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं लिख देता हूं, पैरेलल टू ओपी सपोर्ट्स ईच अदर। सपोर्ट्स ईच अदर का मतलब है, जो अभी मेंशन कर चुके हैं कि ओपी के अलोंग जितने भी कंपोनेंट आएंगे सब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रिजल्टेड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। तो यहां ऐड कैसे करेंगे, सबको ऐड करने का तरीका होगा इंटीग्रेशन से। तो वी कैन से दैट, पहली बात, रिजल्ट जो आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों एट पॉइंट पी इज अलोंग ओपी। ठीक है, क्योंकि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए मैंने बोला ओपी के अलोंग, और अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो पी से ओ की ओर होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नाउ पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा बच्चों, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, समझना है बिल्कुल बेसिक थ्योरी से। डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, ऐसे दुनिया भर कहेंगे। तो वो सम्मेशन की जगह मैथमेटिक्स वालों ने हमारा काम आसान कर दिया कि डी कॉस थीटा को सम्मेशन का मतलब हो गया, इसको कन्वर्ट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे। बस इसको आपने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर दिया तो आपको पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और पहले वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो डी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, डी ई जो आया था बच्चों, वो आया था मेरे पास के डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू बच्चों आई थी लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय डी एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और वो आया था कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, क्योंकि थीटा हमने बच्चों एज्यूम किया है। इस प्रॉब्लम में थीटा गिवन नहीं है, इस प्रॉब्लम में सिर्फ गिवन क्या है, कैपिटल क्यू, रिंग पर टोटल चार्ज कितना दिया है, रेडियस कैपिटल आर ये बताया, और एक्स बताया है पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है। तो कॉस थीटा की बात करें, देखो कॉस थीटा यहां से देखो इस डायग्राम से, कॉस थीटा हमारे पास आएगा बच्चों एक्स अपॉन दिस। तो इस डायग्राम को मैं आपके सपोर्ट के लिए, मदद के लिए अलग से बना देते हैं, तो लिख देते कॉस थीटा भी। ठीक है, आपके, क्योंकि इसी स्लाइड पर आपको देखे बार बार पीछे स्लाइड पे जाना ना पड़े, इसलिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं कि देखो सपोर्टिव डायग्राम हो सकता है आपके लिए समझने के लिए। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हो गया रेडियस ऑफ रिंग, ये हो गया पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस, और ये मेरे पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा तो हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो कॉस थीटा यहां से आएगा, तो देखो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो बेस बनेगा एक्स। तो कॉस थीटा आएगा हमारे पास एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है,
क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 1 में रिप्लेस कर दो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिक्स कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये बनेगा इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, डीएल हमारे पास है लेंथ ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, देखो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो एक्स आ रही है, और ये आएगा मेरे पास, तो देखो ये मेरे पास पहले से बन रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पर पावर 1 आ रही है बच्चों। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आ रही है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, पावर 1/2। तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्लियर है बच्चों। जब ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड हो जाती है, तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगली स्लाइड में चलते हैं, ठीक है, एक बार इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये आ गया लैम्डा कांस्टेंट, डीएल हमारे पास है, एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय ये बच्चों बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है वो ले लेते हैं अपन। देखो बच्चों के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, और आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप देखो डायग्राम को, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, तो जब भी आपको इंटीग्रेशन एलिमेंट मेथड से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है, फोर्स निकालना हो, आगे जाके पोटेंशियल निकालेंगे, इस ऐसी चीजें आपने 11th में भी देखी होंगी कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेक करने का बढ़िया तरीका होता है कि आप वेरिएबल देखो, ठीक है। वेरिएबल आप अगर पहचान गए तो वहीं से आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिलने वाला है। वेरिएबल चेक करने का तरीका है कि जो एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन को चेंज करके देखो। तो देखो मैं एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करूं, जैसे ऊपर वाला एलिमेंट देख लूं चाहे नीचे वाला, पोजीशन चेंज करूंगा तो देखो एक्स चेंज नहीं होने वाला, थीटा कांस्टेंट हो गया, रेडियस कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करना है, यानी बहुत सिंपल लेवल का इंटीग्रेशन हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब आप चाहो तो इसमें लिमिट लगा दो, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब है इस रिंग पर जो छोटे 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 डीएल डीएल आएंगे उनको ऐड करना है। तो बच्चों को क्या आएगा, 2πr तो आएगा, रिंग की लेंथ आएगी। तो चाहो तो कई बार किताब में 0 से 2πr कर देते हैं, ऐसे करना चाहो तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, 0 से 2πr की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि डीएल को इंटीग्रेट करने का मतलब है रिंग की टोटल लेंथ। तो चाहे आप लिमिट लगाओ या ना लगाओ वो आएगा 2πr। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है बच्चों, के आ गया, लैम्डा आ गया, एक्स आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ गया, और बच्चों ये बन जाएगा 2πr। बनेगा नहीं बनेगा? लैम्डा है लीनियर मास, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और 2π हो गया, 2πr लेंथ हो गया। तो क्या बच्चों, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था लैम्डा की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr। तो इस लैम्डा को जब 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज कैपिटल क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी लैम्डा, यानी इस एक्सप्रेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2πr को हम लिख सकते हैं रिंग पर जो टोटल चार्ज आ रहा है। चलो लिख देते हैं, तो समझ में आ रहा है ना, बड़ा आसान सा है। तो देखो ये अपनी जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा और 2πr को टोटल चार्ज, और ये आएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो बच्चों ये है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी का मतलब है एक्सिस पर, पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका फॉर्मूला, और वो है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास, क्लियर है बच्चों? तो बड़ा आसान सा था ये, बड़े सिंपल वे में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मैंने आपको इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको सिखा दिया। यही मेथड बहुत जगह हम अप्लाई करेंगे,
यहाँ पे तो सिमेट्रिसिटी थी, कई जगह में क्या होता है सिमेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आने वाले लेक्चर से आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे हम अपना जो आज का मकसद था, इस वीडियो का जो मकसद था वो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ और भी इसमें चीजें और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे नोट मान लो, इंपोर्टेंट रिजल्ट मान लो, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। पहली बात, सेंटर पे हम पहुंच जाते हैं, यानी एट सेंटर। तो बच्चों जब रिंग के सेंटर पे पहुंचोगे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। रिंग के सेंटर पे बच्चों एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर कर रहे थे और वो आ रहा था एक्स, और अगर पॉइंट पी को सेंटर मानेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। जैसे इसमें एक्स रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सो सेंटर पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए पूरा रिजल्ट है, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर देना है इसको। कई बार बच्चे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई कर देते, बोले सर आपने बताया था, मैंने नहीं बताया। मैं पूरा जो टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए चल रहा है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी हर जगह एक जैसी है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट और भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो बच्चों, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है वो रिंग के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर का मतलब है x की वैल्यू रेडियस से बहुत बड़ा है। इसका मतलब रेडियस अगर बच्चों नेग्लिजिबल है तो इसका जो आर स्क्वायर होगा, यानी रेडियस का स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर के सामने क्या होगा, नेग्लिजिबल, यानी हम कैपिटल आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो आ रहा था उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें कैपिटल आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये रिंग के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर पे निकाला जा रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो बच्चों फॉर्मूला जो आया था वो मैं आपको बता रहा हूं, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा था बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो देखो एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में देखो, नीचे वाले पोर्शन में देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो एक्स क्यूब आएगा। ऊपर एक्स की पावर 1 आ रहा है, एक्स की पावर 1 ऊपर है, एक्स क्यूब नीचे है, तो नीचे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इस स्पेशल केस के लिए रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, के क्यू अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो आप देखो ये जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक तरह से ये उस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट है, उस तरह उस चार्ज के इक्विवेलेंट है जो चार्ज एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया गया है। यानी इसका मतलब इस जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिंग के सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा और वो डिस्टेंस अगर रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है तो रिंग जो होती है लुक लाइक एज पॉइंट चार्ज। यानी यहां पर इस केस में बच्चों रिंग जो होती है बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। और बिल्कुल सही बात है, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब कुलाम्स लॉ जब हमने आपको पढ़ाया था और आपको बताया था, जब दो चार्ज पार्टिकल या दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन उनके साइज के सामने बहुत बड़ा होगा तब हम दोनों को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और ये पॉइंट पी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रिंग को पॉइंट चार्ज मान के बताया जा सकता है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, एक मिनट। तो बच्चों एक बार इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ब्लैक पे क्या विजिबिलिटी अच्छी होती है। थर्ड केस जो है हमारे पास, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड केस काफी इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। सपोज
पॉइंट P है जो बच्चों सेंटर के पास बहुत पास में पड़ा हो, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ रिंग, दैट इज x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। और अगर x की वैल्यू रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन सो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन क्या था डिनोमिनेटर में, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को R स्क्वायर लिख रहे हैं, तो देखो यहां आएगा R स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय R क्यूब बनेगा। इसका मतलब ये याद रखना है, इफ पॉइंट P इज वेरी वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ रिंग, यानी पॉइंट P रिंग के सेंटर के बहुत पास में बैठा हुआ है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन R की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जिसमें रिजल्ट कहानी जो हमारे पास होगी, दैट इज वी कैन से दैट इस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहीं ना कहीं काम आएगा, हम आगे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, तब हम बात करेंगे। तो याद रखेंगे, अगर पॉइंट P रिंग के सेंटर के पास में बहुत पास में बैठा है, तो आप सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब बच्चों हमने यहां पर पहले केस को आप देखो तो सेंटर पे, जब रिंग के सेंटर पर हम थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, और रिंग से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो वहां पर x, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू रखो आप इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और हम x की वैल्यू चेंज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट पे 0। तो ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस रिंग के कारण किसी पोजीशन पे ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपसे पूछा जाता है, और बड़ा सिंपल सा है। 4th पॉइंट बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा और कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को देखो तो वो आ रहा है के क्यू एक्स अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स का एक फंक्शन है। एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो बच्चों 1 मिनट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यहां मैक्सिमाइज करना है, पहली बात समझना, क्योंकि ये सवाल किसका है, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड का। तो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो फटाफट से इस कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे और बायो वाले बच्चों को कंसेप्ट पकड़ में नहीं आता। तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, पहले समझना है। तो मैक्सिमा मिनिमम कंडीशन जो होती है वो होती है dy अपॉन dx 0 करना होता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर बात करें तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है, वो अपने समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, मैक्सिमाइज किसको करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ध्यान रखना डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वो चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, के क्यू एक्स अपॉन ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स के हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो 4, पहले कंडीशन लिख रहे हैं, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स की जिस वैल्यू पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो हमको 0 करना है, ठीक है। और यानी क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन जाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में जनरली क्या होता है, पहले डिफरेंशिएशन से हमारा आंसर आता है, क्योंकि सवाल आपको मिलेगा बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी केस में भी बोल सकता है, ठीक है। तो
अब इलेक्ट्रिक एक, तो शुरू हो जाते हैं। सो ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हमें बच्चों डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, इसको साइड में हटा दो, इसको यहां से हटा देंगे। यानी के जीरो नहीं हो सकता, कैपिटल क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आर एच है जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, तो इसको हटा देंगे। यानी हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो करना है एक्स की पावर 1 आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो एक तरह से ये u अपॉन वी फॉर्मेट हो गया बच्चों। कौन सा फॉर्मेट होगा? u अपॉन वी फॉर्मेट। ठीक है, तो u अपॉन वी फॉर्मेट, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डी वाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी फॉर्मेट। ठीक है, डी बाई डी एक्स माने डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में u अपॉन वी को, जहां पे u और v फंक्शन है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वैसे तो बायो वाले, सॉरी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को अच्छी तरह से याद होता है। ये फॉर्मूला मैंने सपोर्टिव फॉर्मूला लिखा है नीट वाले बच्चों के लिए, और ये याद भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली बहुत बार काम आता है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन यानी x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड पे चलो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, और प्रीवियस एक्सप्रेशन के हेल्प। सो क्या था डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट? आरएचएस को तो जीरो लिख दो, इसकी टेंशन मत करो। देखो क्या आ रहा है, इसका मतलब यहां पर u बनेगा x, और v की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ये एक्सप्रेशन में अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में नीचे आएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 3/2 पावर 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बना। फिर आएगा v, और v था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा पावर 3/2। डिफरेंशिएट करेंगे, u माने न्यूमरेटर का वो है x की पावर 1, माइनस उल्टा पुल्टा करना है। यानी उल्टा पुल्टा मतलब अब x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, एक मिनट, पावर 3/2। ये जो भी डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करने से हमारे पास x की डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी कि किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम आएगा। चलो, पहली बात, छोटी छोटी चीजें समझो। ये पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, और राइट हैंड साइड जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब होगा? जब ऊपर वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, या नीचे वाला इनफाइनाइट हो जाए। लेकिन आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको हमको हटा देना है। हटाने का मतलब ऊपर वाली लाइन आएगी। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर, शुरू करते हैं न्यूमरेटर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे रहेगा। x को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट, तो बच्चों 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ऐसे रहेगा, माइनस x अपनी जगह रहेगा कांस्टेंट जैसे। अब मेरे को करना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो पहले पावर जो आ रही है एक्सप्रेशन पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। पावर कितनी? 3/2। पावर आगे आ गई, इस पूरे एक्सप्रेशन पे पावर रिड्यूस करेंगे बाय 1, यानी 3/2 में से 1 माइनस कर दो बच्चों। 3/2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 3/2 है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, पावर आगे आएगी और x पर पावर हो जाएगी n-1। यहां पर अगर आप देखो n की वैल्यू 3/2, तो पावर आगे आ गई, 3/2 में से 1 माइनस कर दो, तो 3/2 में से 1 माइनस कर दो बच्चों, कितना आएगा? 1/2। क्लियर है बच्चों?
3/2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब अंदर देखो, ये तो पावर कर दिया, अब अंदर आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग चेन रूल। तो आर तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस 0, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और इसको 0 के इक्वल करना है बच्चों। किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। कर दे, चलो कुछ काटा पीटी कर दो। देखो ये काटा और ये पीटा, सिंप्लीफाई करना है बस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एक्स के लिए। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जिसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। तो इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म और इस टर्म में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन लिया। अब आप देखो यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये x है ये 3 है ये x, तो ये होगा 3x स्क्वायर और आगे माइनस सिंबल। पहले यहीं से समझते हैं छोटी छोटी चीजें। अब देखो RHS 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, एक टर्म तो बच्चों ये है, एक टर्म ये है, और दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए। दोनों 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक तो 0 होना चाहिए। तो देखो 0 होने के चांस किसके ज्यादा है? पहली बात, जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चों, इसको देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो, एक रेडियस का स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, ऐड करना है, तो इसको हमको खारिज करना पड़ेगा, यानी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब सेकंड टर्म को आप देखो, ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट वाला, यहां से 0 होगा। तो देखो ये आर स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बच्चों 0 हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। तो यहां से देखो 2x स्क्वायर बच्चों आएगा आर स्क्वायर, आराम से देखना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहां पर जो आने वाली है वो आएगी आर स्क्वायर बाय 2। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों अगर आर स्क्वायर बाय 2 है, एक्स एक तरह से डिस्टेंस हो गई, और ये आएगा r/2 प्लस माइनस आएगा, मतलब प्लस माइनस का मतलब है रिंग के सेंटर के राइट हैंड साइड पर बोलेंगे तो प्लस r/2, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस r/2। दो मैक्सिमा बनेंगे यहां पर, मैक्सिमा दो का मतलब है सेंटर से अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो प्लस r/2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, और दूसरी तरफ भी क्या मिलेगा? r/2 पर। तो बच्चों ये याद रखना है r/2, ये r/2 हो गया। एक मिनट, √2 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है बच्चों का कि चलो ये भी हमने रट लिया, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/2। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, नाउ तो लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है KQX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें x की वैल्यू हमें रखनी है r/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैं सिर्फ r/2 रखूंगा। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं बच्चों। k अपनी जगह, q अपनी जगह, और बच्चों ये बनेगा r/2। चलो नीचे वाले हिस्से में जिसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू कितनी है बच्चों? r/2, स्क्वायर करोगे तो r²/2, r²/2, और ये पावर 3/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं पहले, कोई भागम भागी नहीं। KQ r/2 डिवाइडेड बाय, तो देखो ये है r²/2 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 को मतलब r³ बनेगा, और ऊपर वाला r नीचे वाले r³ में कैंसिल आउट करें तो r² आएगा। ठीक है, तो इसको अगली स्लाइड में लिख देते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे आपको कैलकुलेशन के तरीके भी समझ में आते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो के रह गया, क्यू रह गया, ठीक है बच्चों, और नीचे आर आ गया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और ये आया था 3/2 की पावर, चेक कर लेते हैं ना, ये देखो, सॉरी के क्यू है r/√2, 3/2 आर स्क्वायर, तो ये √2 भी हम ले लेते हैं, तो √2r, ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख देते, टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखते हैं, तो के कैपिटल क्यू √2 आर, और बच्चों ये जो बन रहा है वो है 3/2 की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर 3 बनेगा 8 के क्यू अपॉन √2r। बच्चों अब ये 2, पहले नीचे वाले की बात करते हैं, 2 की पावर 3 है, वो बन जाएगा 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, तो ऊपर आ जाएगा 2√2। अब मेरे पास है 3 की पावर 3/2, तो इसको क्या लिखेंगे, 3√3, ठीक है, ठीक है। पावर 1 भाई 3/2 को ऐसे बोल सकते ना, 1 हो गया 1/2, तो 1 का मतलब हो गया 3 की पावर 1 हो गया, और √3 3 की पावर, हाँ √2 से बच्चों √2 कैंसिल आउट, मेरे हिसाब से शायद आ गया है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 2/3√3, देखो, और के क्यू अपॉन आर, इस तरह से याद करना चाहिए आपको। लो आ गया, तो आगे बात समझ में, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट भी आपको बताया, और x इक्वल टू +-r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर है। और इसमें डिफरेंशिएशन का तरीका बताया, तो जेई मेन वाले या एडवांस वाले बच्चे, यानी सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको आसानी समझ जाते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन बायो वाले बच्चों को सलाह देना चाहूंगा कि इसको आपको घर पर खुद ट्राई करना होगा कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे, एक्स की वैल्यू +-r/√2 आपको कैलकुलेट करनी है, उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, इसका मतलब ग्राफ का जो वेरिएशन होगा उसको समझना जरूरी है सेंटर पर, यानी मैं जब रिंग के सेंटर पर हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और एक ही मैक्सिमम मिल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब जब मैं सेंटर से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, r/√2 पर मैक्सिमम होगा, और उसका घटना शुरू होगा, रिड्यूस होना शुरू होगा, और इनफाइनाइट पोजीशन पे जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही कहा बच्चों। तो देखो इसी वजह से इस रिंग के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप देखो ये ग्राफ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्सेस एक्स, जहां पर एक्स मेजर कर रहे हैं रिंग के सेंटर से, ठीक है। तो पहले मैं तो बात करता हूं रिंग के राइट हैंड साइड। देखो रिंग के राइट हैंड साइड की बात करें तो सेंटर पे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाओगे बच्चों, तो यहां पर रेफरेंस डायग्राम है। अगर ये रिंग मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना होता है। ये तो एक इलाका हो गया, एक इलाके हो गया, क्योंकि बच्चों रिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर अगर पॉइंट P1 लूं, यानी इस रिंग के राइट हैंड साइड में, तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस रिंग के कारण इस इलाके में अपोजिट फेस में, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो इस ग्राफ को बनाते समय हमने साइन कन्वेंशन को फॉलो किया है कि ये डायरेक्शन मैंने लिया प्लस, ये डायरेक्शन लिया माइनस। तो आप देखो यानी इस डायरेक्शन का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो मैंने जो बनाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्राफ का वेरिएशन आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और r/√2 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बता, उसके बाद ये रिड्यूस होना शुरू होगा। और जब ये ग्राफ
एक्स एक्सिस के पास पहुंचेगा तब ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मीट करती है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था इस रिंग के सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस में मींस x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये बनेगा। सेम नेचर सेम पैटर्न पर जब x की वैल्यू माइनस होगी यानी हम इस इलाके में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसी वजह से अब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट माइनस होता है, बनेगा वैसे ही। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये था हमने यूनिफॉर्मली चार्ज जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको जाना होगा, वहां से आपको नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, ठीक है बच्चों। और दोबारा बोलता हूँ वही बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।